प्रिय विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं विनीता उपाध्याय। हम अपने YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लीजिए आपको व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले सबसे पहले हमने भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त की। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का तात्पर्य है मुंह से बोलकर अपनी बातों को समझना और समझाना। लिखित भाषा का तात्पर्य है लिखकर या पढ़कर अपनी बातों को, अपने हाव भाव को समझाना और समझना। इसके उपरांत थोड़ा सा ध्यान हमने सांकेतिक भाषा की ओर भी आकर्षित किया था, जिसका अर्थ है संकेतों के माध्यम से, जैसे मौन भाषा भी हम कह सकते हैं, के माध्यम से जानना। आज हम प्राप्त करेंगे। व्याकरण वह बुलडोजर है जो ऊबड़ खाबड़ जगह को समतल बना देता है, अर्थात हमारे भाषा में जहां भी गलतियां त्रुटियां होती हैं या मात्राओं का जहां गलत प्रयोग किया गया होता है, उन्हें ठीक करके सही स्थान पर प्रयुक्त कर देता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह माली है जो भाषा रूपी वाटिका के निरर्थक वस्तुएं निकालकर फेंक देता है, अर्थात हमारे पढ़ने, लिखने और बोलने की भाषा को ठीक करता है, सही करता है। कहने का तात्पर्य व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उचित शब्द लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। हर भाषा का व्याकरण होता है जो भाषा को व्यवस्थित रूप देता है। भाषा की मूल इकाई वाक्य है, चाहे वह एक शब्द का हो या अनेक। वाक्य पदों से बनते हैं और पद शब्दों से और शब्द वर्णों से। व्याकरण इन चारों के नियम संबंधों की जानकारी। व्याकरण के चार भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार नंबर 1, उसके दो भेद होते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर और व्यंजन जैसे शब्द जहां आते हैं वे वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिए। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर जिसमें अ, ई, उ, री आते हैं। दीर्घ स्वर जिसमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ आते हैं। और प्लुप्त स्वर जिसमें ओ, तीन वर्णों के समूह होता है। स्वर के वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, जिसके मुंह से ध्वनि बिना किसी रुकावट के निकलती है। स्वरों की अपनी स्वतंत्रता होती है। स्वर अ, आ, ए, ओ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने स्वर देखे। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अभी हम नंबर 2, व्यंजन। व्यंजन के भेद चार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं। स्पर्श में क वर्ग, क ख ग घ ण कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग में च छ ज ज य तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण मूर्धा से, मुख की छत यानी मूर्धा से टकराकर ये ध्वनि निकलती है। त वर्ग त थ द ध न दंत से, ये जीभ को ऊपर के दांतों से ध्वनि को निकालते हैं। प वर्ग प फ ब भ म दोनों होठों की सहायता से इन शब्दों का उच्चारण होता है या ध्वनि निकलती है। ये 25 वर्ण होते हैं, लेकिन ढ और ढ ये दो शब्द भाषा में अपना अलग ही अस्तित्व रखते हैं। ये मिलाकर 27 शब्द होते हैं। अब देखिए,
व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। अंतस्थ, अब विस्तार से आप सुनिएगा। य र ल व, ये अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। अंतस्थः य र ल व, जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये 4 होते हैं। ऊष्म, श श स ह, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा की तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण गर्मी पैदा होती है और हल्की सीटी किसी आवाज आती है। ये भी 4 होते हैं। संयुक्त वर्ण, संयुक्त 2 वर्णों के मेल से ये संयुक्त वर्ण बनते हैं। संयुक्त वर्ण क प्लस श, छ, त प्लस त्र, ज प्लस ज्ञ, श प्लस र, स्र, ये भी 4 होते हैं। व्यंजन, अब देखिए व्यंजन में इसके अलावा और क्या होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। नंबर 1, श्वास प्राण की मात्रा। इसमें 2 श्वास प्राण की मात्रा, इसके अंतर्गत भी 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। प्रिय छात्रों, अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। जैसे क, ग, ड़, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, व, म आदि। ठीक इसके विपरीत महाप्राण व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है। उसमें क्या था कि श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, लेकिन महाप्राण में श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, अर्थात अधिक समय लगता है। इन्हें महाप्राण प्राणवायु व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, म आदि। इसके उपरांत सबसे पहले नंबर 2, स्वर तंत्री में श्वास। स्वर तंत्री में सांस से तात्पर्य कंपन, आवाज में, वायु में या ध्वनियों में, वर्णों की ध्वनियों में कंपन होना, उसे बोलते हैं स्वर तंत्री में श्वास यानी कंपन। इसमें भी 2 होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ध्वनियों में, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स अघोष है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ग वर्ण और श, स भी सघोष होते हैं। ये भी सघोष होते हैं। सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण करने में स्वतंत्रिकाओं में कंपन होता है। पहले क्या था, स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन नहीं होता, इसमें कंपन होता है। सघोष में, सघोष व्यंजन में कंपन होता है। तो उनके शब्द वो शब्दों में आते हैं जैसे ग, घ, ढ, ज, झ, ञ, ड, ढ, 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 ण, ध, ध, न, ब, भ, म, र, ल, व, ह सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी तथा पंचम वर्ग सघोष में आता है। आगे प्रयत्न के आधार पर उच्चारण 6 प्रकार के होते हैं।
प्रयत्न के आधार पर उच्चारण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। स्पर्श, इसके उच्चारण में एक उच्चारण में अवयव दूसरे उच्चारण अवयवों को छूता है तथा निकलने वाली वायु को कुछ देर तक रोकता है। इसमें क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग स्पर्श ध्वनियां हैं। लेकिन संघर्षी स्पर्श में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को छूता है तथा स्पर्श करते समय वायु कुछ रुककर रगड़ के साथ बाहर निकलती है। इसमें च, छ, ज, झ, ञ संघर्षी स्पर्श ध्वनियां हैं। उसी संघर्षी ध्वनियां उच्चारण करते समय वायु रगड़ के साथ बाहर निकलती है। श, श, स, ह, ख, ज, फ संघर्षी ध्वनियां हैं। इसमें ऊष्म व्यंजन भी, इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म से तात्पर्य कुछ गर्म वायु के साथ गर्म वायु निकलना, स्वरों के साथ गर्म वायु का। इस प्रकार आगे अब देखो नंबर 4 है पार्शिवक। ध्वनियां उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है। उसके दोनों ओर रास्ता खुला रहता है और हवा निकलती रहती है। ल, जैसे ल पार्शिवक ध्वनि है। ल, ल दोनों साइड से हवा निकलती है। कम प्रकंपित, इस ध्वनि में उच्चारण में जीभ की नोक मसूड़े के पास आती है और अंदर से आती हवा के प्रवाह के कारण वह 2-4 बार कंपन करती है, जैसे र, र। इस प्रकार कंपित ध्वनि है उसे लुंटित ध्वनि भी कहते हैं। लुंटित यानी जीभ को लपेटकर आने वाली आवाज। उसके उपरांत अतिक्षिप्त। अतिक्षिप्त, इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ की नोक उलट कर आगे की ओर होती हुई नीचे को फेंकती है, जब ड, ढ। उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। नासिका, नासिक्य, इस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जैसे ड, ण, न, म आदि। यह ध्वनियां नासिक्य हैं। लास्ट अर्धस्वर, य और व अर्धस्वर है। य के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपरी ओर तालू के पास जाता है और व के उच्चारण में दोनों होठ ऊपर के दांत के समीप आते हैं। इसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। ये दोनों स्वर अर्ध स्वर में बोले जाते हैं। आगे अभी तक हमने मात्राएं और स्वरों का ज्ञान प्राप्त किया था, जानकारी दी थी। अभी हम देखो मात्राओं पर आएंगे। देखिए स्वर का चिन्ह जब व्यंजनों के साथ लगते हैं तो उसे मात्रा कहते हैं। क्लियर? जब स्वर के चिन्ह जैसे बड़े आकार, छोटी की, बड़े की, छोटे की, बड़े की, ये मात्राएं जब स्वर के साथ मिक्स होकर लगती है, मिलाकर लगती हैं, तो उसे मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए स्वर, मात्रा और उदाहरण। स्वर में अ में कोई मात्रा नहीं होती और ये स्वतंत्र स्वर होते हैं, इनकी अपनी सत्ता होती है। घर, नल, बस। आ, बड़े आ, बड़े आ का डंडा एक मात्रा होती है। जैसे मामा, चाचा, बाबा। इसी प्रकार छोटे की मात्रा इ, दिल, मिल, सिल। ध्यान रखिएगा जो छोटे वर्णों की मात्रा होती है वो धीरे से बोली जाती है, जो दीर्घ वर्ण की वर्ण होते हैं उनकी मात्राएं जोर से बोली जाती हैं, उस पर जोर लगाकर देर तक बोली जाती है। जैसे बड़ी की मात्रा ई, नी, ली,
पीली, गीली, ऊ, कुल, पुल, सुख। अब देखो बड़ों की मात्रा, फूल, सूल, थूल। इसी प्रकार री से ऋषि की मात्रा, रे, कृपा, पृथ और भृत। ये मात्रा, ये शब्द अधिकतर संस्कृत भाषा में इस री से ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ए, रेल, मेल, तेल। इसी को देखो, पैसा, थैला, मैला। ओ, मोल, टोल, गोल। बड़े ओ की मात्रा देखो, मेला, थैला और लैला। अंक, ऑफिस, डॉक्टर और कॉलेज। सच पूछा जाए तो मात्रा और ये वर्ण 10 होते हैं, लेकिन दोनों अंगों की मात्राओं का प्रयोग अन्य भिन्न प्रकार से किया जाता है। इसलिए इन मात्राओं को, दोनों छोटी अंग और बड़ी अंग की मात्राओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। इसमें मात्रा बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ 10 मात्राएं होती हैं और 10 ही स्वर मान लिए जाते हैं। और इन मात्राओं का प्रयोग अंग की बिंदी में, जैसे अंग, अंगूर, अंधकार, और उसी प्रकार जब उस पर चंद्र बिंदी लग जाती है तो उसके शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे ऑफिस, डॉक्टर, कॉलेज। यहाँ पर दूसरी भाषा में इन शब्दों का और इन मात्राओं का प्रयोग किया गया है। देखिए अब आगे आप, री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु, ऋण। इसका उच्चारण प्राय री समान होता है, पर लिखने में री का प्रयोग प्रचलित है। आ, चंद्रबिंद आ। आज स्वर अंग्रेजी की स्वर ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के ही उन शब्दों में होता है जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे ऑफिस, डॉक्टर, कॉलेज और कॉपी। आ का प्रयोग विकल्प से भी होता है। आगे देखिए मात्रा फिर आप विस्तार से। स्वर का चिन्ह जब व्यंजन के साथ लगता है तो उसे मात्रा कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, फिर आपको रिवीजन के लिए, स्वर का चिन्ह जब व्यंजन के साथ लगता है तो उसे मात्रा कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के प्रकार देखिए, अभी हमने बात की थी हमारे स्वर 10, मात्राएं 10, लेकिन अंग की दोनों मात्राओं का प्रयोग देखो या इस प्रकार दिखाया गया है। छोटी अंग अनुस्वार बोला जाता है उसे। बड़ी अंग या चंद्र बिंदी अनुनासिक। विसर्ग, विसर्ग अधिकतर ये संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें 2 बिंदियां होती हैं। अब देखो पहला लेते हैं, अनुस्वर अंग, नाक से ध्वनि निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंगूर, गंगा, चंचल आदि। अनुनासिक स्वर चंद्रबिंदी वाले मुख और नाक दोनों की ध्वनि से निकलती है, जैसे चांद, गांव, सांप, 5 आदि। उसी प्रकार विसर्ग अधिकांश व्यंजन के अंत में ही विसर्ग लगाई जाती है। विसर्ग कभी पहले नहीं लगाया जाता। वर्तनी। अब आप देखिए, हमने भाषा के इतने शब्दों को जाना, स्वरों को जाना, व्यंजनों को जाना। अब इसके बाद वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान। वर्तनी हमें उन्हें कहते हैं जिससे हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान होता है। अक्सर विद्यार्थी लेखन में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बहुत करते हैं। भाषा का शुद्ध लेखन शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। अगर भाषा का उच्चारण शुद्ध होगा और हमारे सुनने की, हमें ध्यान रखने की चीज उच्चारण पर निर्भर करती है। अगर हम उच्चारण को ढंग से सुनेंगे
या उच्चारण करने वाला उस उच्चारण को अच्छी तरह से ढंग से व्यवस्थित करेगा, तभी उन शब्द को हम अच्छी तरह से लिख पाएंगे। जैसे हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। व्याकरण उचित ज्ञान न होने के कारण कई छात्र मात्राओं और वर्णों की अशुद्धियां करते ही रहते हैं। इसीलिए व्याकरण का उचित ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे देखो, आकाश, आकाश, पत्नी, पत्नी, सूरज, सूर्य, सूर्य, छुरा, छुरा, ऋतु, ऋतु, सेना, सेना, यौवन, यौवन, चांद, 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 मुंह, मुंह, संसार, संसार, वन, वन, संतुष्ट, संतुष्ट, क्षमा, क्षमा, कर्म, कर्म, कृपा, कृपा, ज्ञान, अज्ञान आदि। मित्रों, सारांश जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बाद उसके विषय में सूक्ष्म जानकारी। भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर दो प्रकार के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। व्यंजनों को सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श, संदर्भी वर्गों में बांटा जाता है। शब्द के जिस अक्षर पर बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, हम अपनी भाषा को यही विराम देते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा संधि। आप हमारे YouTube चैनल पर अपना संबंध बनाए रखिएगा। आपको व्याकरण से संबंधित जो भी वीडियो चाहिए, जैसा भी वीडियो चाहिए, आप हमसे संपर्क करते रहें और आप बताएं, जिससे कि हम आपका व्याकरण से संबंधित ज्ञान प्रदान करते रहें। तो आइए हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।